आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा सेक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है आपका डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, है ना। आप लोगों में से हाँ दूर कर दो, अब क्लियर है, ठीक है। चलिए तो हेडिंग कीजिएगा आपदा एवं आपदा प्रबंधन, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंग्लिश का टर्म जरूर नोट कीजिएगा, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आपदा एवं आपदा प्रबंधन, ये जो यूनिट है डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से मेंस में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री के लिए कम इंपॉर्टेंट है, प्री में कम क्वेश्चन यहाँ से होते हैं ना, तो मेंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एवरी ईयर आईएएस या पीसीएस दोनों जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही, आईएएस में भी और यूपी पीसीएस में भी, ठीक है। देखो कुछ छोटे छोटे सेक्शंस हैं ना, वो देखने में छोटे हैं लेकिन रिलेटिवली उनका इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट जो है, आंतरिक सुरक्षा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिलेबस तो बहुत छोटा है लेकिन आप देखिएगा कई क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। उसी तरह से सोशल इशूज छोटा सेक्शन है लेकिन वहाँ से कई क्वेश्चन होते हैं। उसी तरह से जो डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट है छोटा सेक्शन है, 6 डेज की क्लास 15 आवर्स की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली 2 क्वेश्चन होते हैं, कभी 3 कभी 1 भी हो सकता है, क्लियर। और कभी कभी तो यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं डिजास्टर से रिलेटेड वो पेपर 1 में भी आ जाते हैं और पेपर 3 में भी आ जाते हैं, दोनों में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग, कई लोगों ने तो ऑलरेडी क्लास किया होगा, इसमें से कितने हैं जिन्होंने ज्योग्राफी का क्लास किया है मेरा, ठीक, और एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्लास कितने लोगों ने किया है, उसमें भी काफी लोग होंगे। तो मेरे बारे में तो जो पढ़ाने का तरीका है मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। पहले मैं एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी डाउट है तो उस डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास इंटरेक्टिव होना चाहिए, प्रवचन की तरह नहीं होना चाहिए कि मैं आ गया और मैंने प्रवचन दे दिया, आपने प्रवचन सुन लिया और प्रवचन जो है वो सुनने के लिए होता है ना। तो उस तरह का क्लास मैं प्रेफर नहीं करता। मैं हमेशा चाहता हूँ कि क्लास इंटरेक्टिव हो, कोई भी डाउट हो आप उस डाउट को जरूर मुझसे पूछिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर। बहुत सिंपल सेक्शन है, थोड़ा कंसेप्चुअल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल सेक्शन है ना। तो कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं। मैं हमेशा एनकरेज करता हूँ बच्चों को, जब भी आप क्लास में आते हैं आपको डाउट होंगे और अगर डाउट है तो क्लास में क्लियर होना चाहिए, क्लास के बाद आप मुझसे मिल करके डाउट को जरूर क्लियर करवा लें, है ना। तो अगर मान लीजिए डाउट क्लियर नहीं होगा तो फिर जो आगे की चीजें हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो कंसेप्ट जो है क्लियर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखो 2 टर्म है, एक टर्म है हैजार्ड, जो टेक्निकल टर्म है वो मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा क्योंकि आपको पता ही है यूपीएससी का ट्रांसलेशन कैसा होता है, स्टील प्लांट का ट्रांसलेशन होता है, लोहे के कारखाने की जगह लोहे का पौधा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इंग्लिश का जो टर्म है टेक्निकल टर्म है आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो 2 टर्म है, एक हैजार्ड जिसका ट्रांसलेशन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो बताना मुश्किल है लेकिन इसका हम लोग ट्रांसलेशन संकट के रूप में कर लेते हैं, और दूसरा है डिजास्टर, ठीक है। हैजार्ड एंड डिजास्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं आपदा, ठीक। कई बार इन दोनों को सिनोनिमसली समानार्थी के रूप में यूज कर लिया जाता है, यानी एक के बदले में दूसरे को यूज कर लिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए प्रिसाइसली, अगर हम लोग देखें सटीक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक। हालांकि दोनों रिलेटेड भी हैं। तो हैजार्ड हो या डिजास्टर, ये फेनोमेना होते हैं, नेचुरल फेनोमेना हो सकता है, प्राकृतिक घटना हो सकती है, मानवीय घटना हो सकती है, क्लियर। तो चाहे हैजार्ड हो या डिजास्टर हो, क्या होगा, प्राकृतिक घटना होगा या मानवीय घटना होगा, यानी प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटना या ऐसी घटना जिसके लिए मानव उत्तरदायी है, ठीक। लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, दोनों का संबंध किससे है, प्राकृतिक या मानवीय घटना से। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि कोई भी प्राकृतिक या मानवीय घटना, नेचुरल और मैन मेड इवेंट और फेनोमेना, जिससे जनजीवन, समाज, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को खतरा है। खतरा का मतलब क्या होता है, नुकसान की आशंका है। अगर किसी भी घटना से नुकसान की आशंका है तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, संकट, यानी खतरा है, नुकसान की आशंका है, ठीक। डिजास्टर किस घटना को कहेंगे, जब कोई घटना घटित हो गई, फेनोमेना हो गया, घटना घटित हो गई और उसने जनजीवन, समाज, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया। और जब प्रभावित कर दिया यानी अब खतरा नहीं है, अब प्रभावित हो चुका है समाज या समुदाय, तब वैसी घटना को हम क्या कहेंगे, आपदा, क्लियर। इसलिए कहा जाता है कि संकट की अनुभूति ही आपदा है, रियलाइजेशन ऑफ हैजार्ड इज अ डिजास्टर। यानी कब जब कोई घटना घट जाती है और प्रभावित कर देती है तब वो फिर हैजार्ड नहीं रह जाती, वो क्या बन जाती है, डिजास्टर बन जाती है। फिर वो संकट नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है, आपदा। तो नुकसान किससे होता है, नुकसान किससे होता है, हैजार्ड से या डिजास्टर से, डिजास्टर से, ठीक है। आपदा है तो क्योंकि आपदा वो है जो घटित हो चुकी है और प्रभावित कर चुकी है, इसका मतलब उससे नुकसान हो चुका है। लेकिन अगर जब तक वो हैजार्ड है तब तक क्या है, नुकसान हो सकता है, इसकी आशंका है, इसका खतरा है। तो दोनों में अंतर समझना क्या होगा, क्लियर। तो ये जो डिजास्टर है ये नेचुरल भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित भी हो सकता है। ये प्राकृतिक घटना भी हो सकती है और मानवकृत घटना भी हो सकती है। प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, है ना, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो ये जो होगा, इससे जो ये जो आपदा होगी किस तरह की आपदा होगी, प्राकृतिक आपदा होगी, क्लियर। और जैसे मान लीजिए वॉर है, युद्ध है, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है, क्लियर। तो ये क्या उसके लिए प्रकृति उत्तरदायी है या मानव उत्तरदायी है, मानव उत्तरदायी है। तो वो कैसी आपदा होगी, मानवीय आपदा होगी, क्लियर है पॉइंट। टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, ये सब कैसी आपदाएं हैं, मानवकृत आपदाएं हैं। तो आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव जनित भी हो सकती हैं, क्लियर। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये वो भौतिक घटनाओं से संबंधित हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं जियोफिजिकल हैजार्ड या उसी को कहते हैं टेक्टोनिक यानी विवर्तनिकी आपदा, ठीक है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, इस तरह की घटनाएं, किस तरह की कौन सी आपदाएं हैं, ये जियोफिजिकल, वो भौतिक आपदाएं। क्यों, क्योंकि इनका संबंध किससे है, वो भौतिक घटनाओं से है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं वो भौतिक घटनाएं हो सकती हैं, विवर्तनिकी घटनाएं हो सकती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, या जलवायु से संबंधित घटनाएं भी हो सकती हैं। जो जलवायु से संबंधित घटनाएं हैं वो कौन सी हैं, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, ये किस तरह की घटनाएं हैं, इससे रिलेटेड है, जलवायु से या मौसम से संबंधित, क्लियर। नेक्स्ट, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये जैविक भी हो सकती हैं। जैसे महामारी अगर फैल गई, है ना, एपिडेमिक्स या पैंडेमिक, जिसको हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है कोई भी बहुत अधिक संक्रामक बीमारी जो बहुत तेजी से फैलती है, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक्स यानी महामारी। और जब ये जो महामारी है वो बहुत बड़ी एरिया में फैल जाती है, कई देशों में फैल जाती है, तब उसका नाम क्या हो जाता है, पैंडेमिक, क्लियर हो गया पॉइंट। तो ग्लोबल एपिडेमिक को हम लोग क्या कहेंगे, वैश्विक आपदा को हम लोग क्या कहेंगे, पैंडेमिक। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आपको पता ही होगा, आप लोगों में से कई लोगों ने उसको भोगता भी होगा, मैंने तो खुद भोगता था, कौन सा, कोविड-19। तो जो कोविड-19 है वो एक पैंडेमिक का उदाहरण है, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरह से जैविक घटना
घटनाएं भी आपदा का रूप ले सकती हैं, आपदा बन सकती हैं, जिसको हम कहेंगे जैविक आपदा। उसके लिए मैन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर? उसी तरह से लोकस्ट अटैक, टिड्डियों का जो आक्रमण होता है, कई बार पता होगा कि टिड्डियां जो है वो आती है। अरे राहुल, इसमें मैप नहीं लगाया, जितना मैप लगाओ इसमें, मेरे पता ही होगा तुम लोग को, फाइल करो। तो जैसे मान लो टिड्डियां होती हैं, टिड्डी देखा है, ग्रीन कलर की होती है, और जब टिड्डियां आती हैं ना, तो वो कोई सैकड़ों या हजारों की संख्या में नहीं आती, करोड़ों अरबों की संख्या में आती हैं, और जब आती हैं तो पूरे पूरे फसल को क्या करती हैं? तबाह कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। तो टिड्डियों का आक्रमण किस तरह का आपदा होगा? प्राकृतिक आपदा होगा। और प्राकृतिक आपदा में भी किस तरह का आपदा होगा? जैविक आपदा, यानी बायोलॉजिकल डिजास्टर। जैविक का मतलब हो गया जो जीव जंतु से संबंधित है। ठीक है? तो इस तरह से जो आपदाएं हैं ये प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानवजनित भी हो सकती हैं। आपदाओं के वर्गीकरण से आईएएस में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यूपीपीसी से पूछा गया था, लास्ट में पूछा गया था कि आप आपदाओं का वर्गीकरण कीजिए। आगे फिर हम लोग मानवजनित आपदाओं के बारे में और उसके बारे में भी वर्गीकरण करेंगे, उनके प्रकार के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई भी एक हैजार्ड है, कोई भी संकट है, कोई भी घटना जिससे खतरा है, वो कितना बड़ा डिजास्टर बनेगी, किसी भी घटना से कितना ज्यादा नुकसान होगा, ये डिपेंड करता है ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है मानवीय कारकों के ऊपर। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मान लीजिए 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, 8 रिक्टर स्केल पर जिस भूकंप का परिमाण यानी मान 8 है, ऐसा भूकंप इंडिया में आता है और जापान में आता है, दोनों का परिमाण क्या है? सेम है। क्लियर? दोनों समान खतरा है, दोनों समान हैजार्ड है, लेकिन दोनों का जो डिजास्टर्स इंपैक्ट होगा, दोनों का जो घातक प्रभाव होगा, क्या समान होगा? कहां ज्यादा होगा, भारत में या जापान में? चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। 2004 में 2004 में जापान में अर्थक्वेक आया था और 2005 में मुजफ्फराबाद में अर्थक्वेक आया था। मुजफ्फराबाद कहाँ लोकेटेड है? पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। क्लियर? ये जो दोनों भूकंप आए थे ना, दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग सेम था, 7 प्लस के दोनों मैग्नीट्यूड थे, लगभग समान था। ठीक है? जापान भूकंप में जो इस पर बात कहूंगा, मुजफ्फराबाद में जो अर्थक्वेक आया था, इसमें 1 लाख लोगों का डेथ हुआ था, लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, इमेजिन कर सकते हैं। और ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप था, 1 लाख लोगों की मृत्यु आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें 2000 के आसपास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर यानी अभी जो भारत के पास है, उसमें 2000 लोग मारे गए थे और 98,000 के आसपास मारे गए थे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। क्लियर? लेकिन जो जापान में अर्थक्वेक आया था, इसमें एक व्यक्ति का भी डेथ नहीं हुआ था, एक भी व्यक्ति का डेथ नहीं हुआ, केवल 17 लोग घायल हुए थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो प्रभाव है किसी भी आपदा का, कहां प्रभाव ज्यादा होगा, कहां ज्यादा प्रभाव हुआ इन दोनों देशों में अगर हम देखें तो जापान में ज्यादा प्रभाव हुआ या इंडिया में ज्यादा प्रभाव हुआ? इंडिया में ज्यादा प्रभाव हुआ, बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ। क्यों? क्योंकि नुकसान कितना होगा, कोई घटना कितनी बड़ी आपदा बनेगी, ये मानवीय कारकों के ऊपर निर्भर करता है। जापान का हर बिल्डिंग डिजास्टर प्रूफ है, हर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग नहीं, हर स्ट्रक्चर डिजास्टर प्रूफ है। आप यानी अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक प्रूफ है, भूकंप से सुरक्षित है। तो इसलिए वहां भूकंप अगर आते भी हैं तो जो नुकसान है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। क्लियर? भारत में अधिकांश संरचनाएं कैसी हैं? नाजुक हैं, भूकंप रोधी नहीं है, भूकंप से सुरक्षित नहीं है, अर्थक्वेक प्रूफ या अर्थक्वेक सेफ या अर्थक्वेक रेजिलिएंट नहीं है, और इसीलिए इंपैक्ट जो होता है वो भारत में क्या होगा? काफी ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा कि आपदा से नुकसान कितना होगा, ये मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। क्लियर? क्योंकि जापान ने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को काफी डेवलप कर लिया है, आपदा प्रबंधन को काफी विकसित कर लिया है, वहां पर आपदा प्रबंधन तंत्र बहुत ही मजबूत है, तैयारी, लोग तैयार रहते हैं, लोग जो है वो पहले से अवेयर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उससे होने वाला नुकसान क्या होगा? कम होता है। भारत में क्या समस्या है? आपदा प्रबंधन कमजोर है, लोग जो है वो आपदा के बारे में अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते कि कोई आपदा आए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, सुनामी आती है, कई बार होता क्या है कि सुनामी जब आती है तो समुद्र का जो जल है वो पीछे चला जाता है, वापस लौटता है, यानी तट के पास जल की गहराई क्या होती है? कम हो जाती है। ये इंडिकेटर होता है किस चीज का? अगर नॉर्मली ऐसा हो रहा है, असामान्य रूप से अगर ऐसा हो रहा है, तो ये किस चीज का सूचक होता है? अप्रोचिंग सुनामी का, सुनामी के आगमन का। क्लियर? और पहले तो जल पीछे जाएगा, उसके बाद फिर क्या होता है? अचानक जो है वो तेजी से जल आगे बढ़ता है, तरंगे जो है आगे बढ़ती हैं। अब अगर मान लो किसी को जानकारी नहीं है, ऐसा ही हुआ था 2004 में जो सुनामी आई थी, हिंद महासागर में जो सुनामी उत्पन्न हुई थी, उस सुनामी में कितने लोग मारे गए थे? 2,30,000 लोग मारे गए थे, और उसमें कई जगह जो लोग हैं उनको पता ही नहीं था, समुद्र का जल पीछे जा रहा था, लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे, फॉलो करते हुए, देखने के लिए आज क्या हो गया, समुद्र को देखें कहां तक जाता है। नहीं, कुछ लोग ये देखने के लिए कि समुद्र की अंदर की जो असलाकृतियां हैं वो कैसी हैं, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ लोग समुद्र में जो सीप वगैरह गिरे हुए थे, मोती वगैरह, उनको चुनने के लिए उसके पीछे पीछे चलते चले जा रहे थे, और जब वो चले गए पीछे, अब उसके बाद जब वो देखते हैं तो जल का पहाड़ आ रहा है। ये कैसे होता है मैं बताऊंगा। अब वो देख रहे हैं कि पहाड़ आ रहा है, आप मिल्खा सिंह की क्यों ना हो, सुनामी से ज्यादा तेजी से आप नहीं दौड़ सकते, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है, तट के पास जब कम स्पीड होती है तब भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इमेजिन कीजिए आप, वैसे तो 20 सागर में 700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है। तो अब लोगों ने जब देखा, अब कोई ऑप्शन नहीं था मरने के अलावा, और इसी कारण डेथ जो है वो काफी ज्यादा हुआ। इसी में एक स्टोरी शेयर किया गया है, नेट पे दिया हुआ है। ब्रिटेन की एक फैमिली आई हुई थी थाईलैंड में, उसमें बच्ची थी, 10-12 साल की बच्ची थी। उसने पढ़ा था ज्योग्राफी में कि अगर सुनामी का गर्त पहले तट पर आता है तो ऐसी स्थिति में तट के पास जल की गहराई क्या होती है? कम हो जाती है। उसने इस चीज को नोटिस कर लिया, क्योंकि ये नॉर्मली हो रहा था। उसने अपने पेरेंट्स से कहा सुनामी आने वाली है। अब उसके जो पेरेंट्स है, आपको पता ही है कि वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों को भी सीरियसली लिया जाता है, हमारे देश की तरह नहीं। और बड़ों ने भी अगर कोई वैसी बात कहा जाता है कि छोटे बच्चे को क्या, छोटी बच्ची को क्या कह दिया जाता है, यानी बहुत ही हल्के रूप में लिया जाता है। तो वहाँ अब उनके पेरेंट्स ने उसको सीरियसली लिया, लोगों को वार्न किया, कहा सुनामी आने वाली है, लोग भाग करके चले गए ऊंचाई वाले स्थान पर, और जब ऊंचाई वाले स्थान पर चले गए तो वैसे में सुनामी के कारण नुकसान क्या हुआ? बहुत ही कम हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर लोग अवेयर हो, जागरूक हो किसी भी आपदा के प्रति, तो उससे होने वाले नुकसान को हम काफी कम कर सकते हैं। लोग आपदा का सामना करने के लिए पहले से तैयार हो कि आपदा आएगी तो हमारे पास ये इक्विपमेंट्स होना चाहिए, उसके लिए अगर पहले से तैयार हो तो आपदा से होने वाला नुकसान क्या होगा? कम होगा। लेकिन विकसित विकासशील देशों में क्या स्थिति है आप इमेजिन कीजिएगा। 2001 में भुज में जो अर्थक्वेक आया था, भुज अर्थक्वेक में 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे गुजरात में। उसमें स्थिति ये थी कि भुज में 90% बिल्डिंग्स जो है वो डैमेज हो गए थे, 90%। राजकोट, अहमदाबाद, इस सब में 50% से भी ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हो गए थे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं या किसी भी आपदा से लोग अगर प्रभावित हैं, तो शुरू के कुछ घंटे जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही क्रूशियल होते हैं। उस समय अगर उनको हेल्प उपलब्ध करा दिया जाए तो कई लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन उस समय क्या हुआ, लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और हमारे यहाँ कंक्रीट काटने की मशीन नहीं है, क्योंकि मलबे के नीचे दबे तो कंक्रीट को काट करके उनको हटा सकते हैं, तो कंक्रीट का वेट बहुत ज्यादा होता है। कंक्रीट काटने की मशीन जो है विदेश से मंगाई जा रही थी। अब अगर कोई मलबे के नीचे दबा हुआ है,
उसको कहा जाए रुको अभी, इंतजार करो, मशीन आ रही है, नॉर्वे से आ रही है, यूरोप से आ रही है, वो जिंदा होने वाला भी होगा ना, तो मर जाएगा इससे कि नॉर्वे से मशीन आएगी, तब तो बचने का कोई उम्मीद ही नहीं। तो डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, वो अवेयर होते हैं। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल दिया कि अगर अवेयरनेस हो और प्रिपेयरनेस हो, जागरूकता हो और तैयारी हो, तो आपदा से होने वाला नुकसान क्या होता है, बहुत ही कम हो सकता है। इन सारी चीजों के बारे में आगे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेम ही घटना किसी कंट्री के लिए बहुत बड़ी आपदा बन सकती है और किसी कंट्री के लिए काफी छोटी आपदा जो है वो बन सकती है। क्लियर? क्योंकि मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है? आगे फिर आपदाओं का वर्गीकरण हम लोग करेंगे और फिर डिफरेंट डिजास्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक जो मैंने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का, क्योंकि मैं रेगुलरली काम करता हूँ, कुछ डिस्कस करने के बाद मैं पूछता चलता हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को रख लीजिए, पूछ लीजिए। और आपको ये भी मैं बता दूं, जिन लोगों ने ज्योग्राफी का क्लास किया, एनवायरमेंटोलॉजी का क्लास किया, क्लास के बाद आपने पढ़ा होगा, कोई डाउट है तो आप उसे मिल लीजिएगा। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपका डाउट जो है 100% क्लियर हो। अब आप कितना चाहते हैं, मेरे चाहने से तो केवल होगा नहीं, चाहना तो ज्यादा आपको होगा। ठीक है? कोई डाउट नहीं, चलिए लिखिएगा, साइड हेडिंग दीजिएगा, संकट एवं आपदा। संकट की इंग्लिश का जरूर लिखिएगा, संकट के बगल में लिखिएगा हैजार्ड और आपदा के बगल में लिखिएगा डिजास्टर। संकट एवं आपदा लिखिएगा। संकट का तात्पर्य, संकट का तात्पर्य ऐसी प्राकृतिक या मानवीय, प्राकृतिक या मानवीय घटना से है, मानवीय घटना से है जिससे जनजीवन, समाज, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को गंभीर खतरा है, पर्यावरण को गंभीर खतरा है, अर्थात नुकसान की आशंका है, गंभीर खतरा है अर्थात नुकसान की आशंका है, नुकसान की आशंका है। क्लियर हो गया पॉइंट सभी को? संकट किसको कहेंगे, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। संकट की अनुभूति को आपदा कहा जाता है, संकट की अनुभूति को आपदा कहा जाता है। इस प्रकार आपदा का तात्पर्य ऐसी प्राकृतिक या मानवीय घटना से है जिससे जनजीवन, समाज, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण को, जनजीवन, समाज, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है, गंभीर नुकसान पहुंचता है। क्लियर? एक से नुकसान होने की आशंका होती है जबकि दूसरे से नुकसान होता है। क्लियर हो गया पॉइंट सभी को? अब इसमें आगे लिखिएगा, किसी भी आपदा का प्रभाव समुदाय कह लीजिए, समाज कह लीजिए, समुदाय या समाज की सुभेद्यता, इसका इंग्लिश टर्म जरूर लिखिएगा, वल्नरेबिलिटी, सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी पर निर्भर करता है, सुभेद्यता पर निर्भर करता है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश आपदाओं के लिए अधिक सुभेद्य हैं, क्योंकि विकासशील देशों में आपदा प्रबंधन तंत्र कमजोर है, विकासशील देशों में आपदा प्रबंधन तंत्र कमजोर है। फुल स्टॉप लिखिएगा। इन देशों में आपदा के प्रति जागरूकता एवं तैयारी का अभाव है, ठीक है? तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कोई भी समुदाय कितना अधिक आपदा से प्रभावित हो सकता है, कोई भी आपदा कितना अधिक उसको प्रभावित कर सकती है, इसको हम उसके लिए क्या कहेंगे, उसकी सुभेद्यता कहेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत आपदाओं के लिए ज्यादा सुभेद्य है या जापान आपदाओं के लिए ज्यादा सुभेद्य है? जापान आपदाओं के लिए ज्यादा सुभेद्य हो गया। सुभेद्य का मतलब क्या हो गया, जिसको आप जहां आपदाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं उसको हम कहते हैं सुभेद्य। वल्नरेबिलिटी, लाइकली टू बी अफेक्टेड, प्रभावित हो सकता है। कौन ज्यादा प्रभावित हो सकता है, भारत। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि आपदाएं जो है वो भारत को ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं, जापान की तुलना में भारत आपदाओं के लिए ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा सुभेद्य है। ऐसा लोग पढ़ते होंगे वल्नरेबल कम्युनिटी में कौन कम्युनिटी आती है, जो वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा कौन वल्नरेबल होगा, हमेशा लोग पढ़ते हैं वल्नरेबल शब्द कई जगह यूज होता है, इसलिए मैंने इसका दोनों मीनिंग लिखा है। ठीक है? तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब साइड हेडिंग दीजिएगा, आपदाओं का वर्गीकरण या आपदाओं के प्रकार, आपदाओं का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स है ना, या इसको आप कह सकते हैं आपदाओं के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स और टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, आपदाओं का वर्गीकरण या आपदाओं के प्रकार। क्लियर? तो लिखिएगा आपदा चार्ट। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर वर्गीकरण वर्ड यूज हुआ है ये मैटर ही नहीं करता कि ज्योग्राफी में है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में है, पॉलिटी में है, इकोनॉमी में है, कोई मैंने नहीं रखता। अगर वर्गीकरण है तो चार्ट जरूर होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चार्ट के थ्रू हम लोग आसानी से वर्गीकरण को शो कर सकते हैं। क्लियर? तो चार्ट ड्रॉ कीजिएगा। आपदाएं दो तरह की होती हैं, एक प्राकृतिक नेचुरल और दूसरा है मानव जनित या मानवीय, मानव जनित या मानवीय, तो कहते हैं नेचुरल, और ये हो गया एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपो का मतलब होता है मैन, एंथ्रोपो का मीनिंग होता है मानव, जेनिक का मतलब है जनित। ठीक है? एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित। ठीक है? जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसको फिर हम लोग तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, तीन प्रकार में इसको हम लोग विभाजित करते हैं। फर्स्ट लिखेगा जलवायुवीय, या इसी को कहा जाता है जल मौसम वैज्ञानिक। देखो यूपीसी कोई भी टर्म यूज करेगी, जल मौसम वैज्ञानिक, ठीक है, यानी क्लाइमेटिक और हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक? अब इसमें ऑब्वियस है जलवायु से संबंधित जो आपदाएं हैं वो इसमें आ जाएंगी। कौन कौन सी आपदाएं हैं जिनका संबंध जलवायु से है? फर्स्ट बाढ़, फ्लड, नेक्स्ट सूखा, ड्राउट, नेक्स्ट चक्रवात, साइक्लोन, साइक्लोन, नेक्स्ट उष्ण लहर, हीट वेव्स इसको कहते हैं, उष्ण लहर, नेक्स्ट शीत लहर, कोल्ड वेव्स, नेक्स्ट हिमस्खलन, हिमस्खलन जिसको एवलांस कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एवलांस, एवलांस, नेक्स्ट ओलावृष्टि, ओलावृष्टि, नेक्स्ट हिमपात। ठीक है? इसके लिए हिमपात स्नो स्टॉर्म होता है, क्या कहेंगे स्नो स्टॉर्म? हिंदी में बर्फीला तूफान, बर्फीला तूफान, बर्फीला तूफान, स्नो स्टॉर्म कहते हैं ना, बर्फीला तूफान। देखिए इन सबका संबंध किससे है? जलवायु से। ठीक है? नेक्स्ट इसमें लिखेगा, नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट जो प्राकृतिक आपदा है उसमें नेक्स्ट है आपका विवर्तनिकी आपदाएं, टेक्टोनिक वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, विवर्तनिकी, या इसी को कहा जाता है भूभौतिक, भूभौतिक, या इसी को कहा जाता है भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, टेक्टोनिक जियोफिजिकल या जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल या जियोलॉजिकल। ठीक है? इसमें देखिए कौन कौन सी घटनाएं हैं। इसमें आपका भूस्खलन, लैंडस्लाइड जिसको कहते हैं, नेक्स्ट सुनामी, सुनामी, नेक्स्ट भूकंप, भूकंप, नेक्स्ट ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी विस्फोट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है? ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी विस्फोट। थर्ड है आपका जैविक आपदाएं, इसका कुछ उदाहरण महामारी, इसको एपिडेमिक्स कहते हैं या पैंडेमिक, पैंडेमिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट टिड्डियों का आक्रमण, टिड्डियों का आक्रमण, लोकस्ट अटैक, टिड्डियों का आक्रमण। ठीक है? तो ये सब प्राकृतिक है, प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनसे जनजीवन, अर्थव्यवस्था, समाज, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। क्लियर? नेक्स्ट जो मानव जनित आपदाएं हैं, अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं मानव जनित आपदाएं, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स। फर्स्ट पहला लिखेगा रेल, यानी रेल सड़क, रेल सड़क, समुद्री या वायुयान दुर्घटना, रेल सड़क समुद्री या वायुयान दुर्घटना। नेक्स्ट नाभिकीय, नाभिकीय, रासायनिक, रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं, एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं। नेक्स्ट युद्ध, युद्ध, आतंकवाद, नक्सलवाद, युद्ध, आतंकवाद, नक्सलवाद। नेक्स्ट भवन, वन, खान आदि में आग लगना, आग लगना यानी बिल्डिंग फायर, फॉरेस्ट फायर, माइंस फायर। ठीक है? नेक्स्ट अनियंत्रित भीड़, अनकंट्रोल्ड मॉब, अनकंट्रोल्ड क्राउड है ना, अनियंत्रित भीड़, कॉमा बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर संचार तंत्र का विफल होना, संचार तंत्र का विफल होना,
विफल होना आदि। नेक्स्ट, पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, क्योंकि वर्तमान में जो पर्यावरण प्रदूषण हुआ है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो मेनली प्राकृतिक है या मानवकृत है। मानवकृत है, प्राकृतिक कारणों से भी होता है प्रदूषण, प्राकृतिक कारणों से भी जलवायु परिवर्तन होता है, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है उसके लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं, ये आपदा है, बहुत बड़ी आपदा बन चुकी है, आपको तो पता ही है। पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन विश्व के समझ, ये ग्लोबल डिजास्टर है, ये वैश्विक आपदा है, ये किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। क्लियर बात सभी को? तो हम लोगों ने डिटेल में आपदाओं का क्लासिफिकेशन किया, आपको क्लियर हो गया होगा ये जो आपदाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। क्लियर? तो फिर से मैं एक बार देखा दूं, देखिए जो आपदाएं हैं ये आपका, आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती है, यानी प्राकृतिक घटना से संबंधित हो सकती है, और दूसरा मानव जनित भी हो सकती है, यानी मानव के द्वारा उत्पन्न की गई भी हो सकती है। क्लियर? अब जो प्राकृतिक घटना है ये मौसम से संबंधित हो सकती है, जलवायु से संबंधित हो सकती है, ये सब किससे रिलेटेड है? चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, चक्रवात हो, उष्ण लहर, हीट वेव्स, जैसे लू पवन चलती है, इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब इंडिया में लू पवन चलती है तो उसके कारण क्या होता है? हीट वेव प्रोड्यूस होता है, उष्ण लहर उत्पन्न होती है। आपको पता होगा लू लगने के कारण लोगों का क्या होता है? डेथ हो जाता है। क्लियर? विंटर सीजन में इंडिया में क्या होता है? शीतलहर चलती है, आपको पता ही होगा। शीतलहर विशेष रूप से जो एजेड लोग हैं, अधिक उम्र वाले लोग हैं, उनके लिए 60+ वाले लोग जो होते हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आप देखेंगे उस समय उनका जो डेथ होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। क्लियर? तो शीतलहर हो सकता है। हिमस्खलन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कहीं माउंटेन एरिया है और माउंटेन एरिया से लार्ज स्केल पे जो स्नो या आइस है, यानी हिम या बर्फ है, बहुत तेजी से ढाल के सहारे मूव कर रहा है। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है। आप इमेजिन कीजिए, अब इमेजिन कीजिए विशाल मात्रा में बर्फ जो है या हिम जो है वो आ रहा है बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ, रास्ते में जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा क्या होगा? डैमेज करता चला जाएगा। हिमालय में आपको पता होगा कई बार जो माउंटेनियर्स हैं, जो पर्वतारोही हैं, कई बार एवलांस के शिकार हो जाते हैं। एवलांस आता है ऑब्वियस है कि उनको बहुत ज्यादा हार्म करता है, कई लोगों का डेथ भी हो जाता है। ठीक, तो ये आपका हिमस्खलन। ओलावृष्टि, ओला गिरती है तो फसल वगैरह को डैमेज कर देती है ना, जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचता है। उसी तरह से बर्फीला तूफान, बर्फीला तूफान में होता क्या है कि बहुत तेज गति से पवन चलती है और उसमें हिम के कण भी पवन में मौजूद होते हैं, तब उसको कहते हैं बर्फीला तूफान, बर्फ के कणों वाला तूफान। हमारे यहाँ बर्फीला तूफान की जो समस्या है वो नहीं के बराबर है। बर्फीला तूफान की समस्या कहाँ होगी? कुछ अक्षांशीय क्षेत्रों में, जैसे कनाडा वगैरह हो गया, रूस वगैरह हो गया, वहां पर। ठीक है, तो ये आपको ये सभी मौसम से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका जो कि विवर्तनिकी यानी भूविज्ञान से संबंधित है या विवर्तनिकी घटना से संबंधित है, इसको हम लोग भूभौतिक घटना भी कहते हैं, यानी जो स्थल मंडल से संबंधित है। ठीक है, वो तो स्थल मंडल से संबंधित कौन कौन से हैं? भूस्खलन, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी। क्लियर? इन सब के बारे में हम लोग जो ज्योग्राफी सेक्शन है वहां पर काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। विवर्तनिकी का सिंपल सा मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ। मैं बताने के पहले आप लोगों से पूछूंगा जिन्होंने ज्योग्राफी का क्लास किया है, क्या है विवर्तनिकी? टेक्टोनिक, क्या मीनिंग है टेक्टोनिक का? एक डिस्क्रिप्टिव से टकराता है, ऐसे इसी को कहेंगे तो विवर्तनिकी। सिंपल, आंतरिक शक्तियों के कारण जब भूपटल में विरूपण हो जाता है, कहीं पर पर्वत बन जाता है, कहीं पर घाटी बन जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक इवेंट या विवर्तनिकी घटना। तो विवर्तनिकी पर्वत निर्माण किस तरह की घटना है? विवर्तनिकी घटना है। भ्रष्ट घाटी का निर्माण किस तरह की घटना है? विवर्तनिकी घटना है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है। क्लियर हो गया पॉइंट सभी को? तो आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल पर जो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, भूपटल जो है वो विरूपित हो जाता है, कहीं ऊपर उठ जाता है, कहीं नीचे धंस जाता है, उसी को हम कहते हैं विवर्तनिकी। तो इसमें स्थल मंडल से संबंधित है, तो भूस्खलन, सुनामी, ये सभी जो है विवर्तनिकी घटनाओं या भूवैज्ञानिक घटनाओं में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जैविक। जैविक जीव जंतुओं से संबंधित है, महामारी, टिड्डियों का आक्रमण, ये सभी। क्लियर? अब ध्यान रखना, अगर मैन ने कोई बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर लिया तो वो किसमें आएगा? फिर वो प्राकृतिक में नहीं आएगा, फिर किसमें आ जाएगा? मानव जनित में आ जाएगा। आपको पता होगा कई बार चर्चा होती है ना कि कंट्री जो है खास करके नॉर्थ कोरिया वगैरह सब को लेकर चर्चा होती है, तो बायोलॉजिकल वेपन जो डेवलप कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वायरस या बैक्टीरिया डेवलप कर रहे हैं जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो अगर मानव के द्वारा होगा निर्मित तब वो आ जाएगा मानवकृत में। क्लियर? अब इधर देखिए जो मानव जनित है इसमें ये सभी जो दुर्घटनाएं हैं मानवीय भूल के कारण या मानव के कारण होती हैं, चाहे रेल, सड़क, समुद्री या वायुयान दुर्घटना हो। नाभिकीय दुर्घटना सबसे अच्छा एग्जांपल नाभिकीय दुर्घटना का कौन सा है पता है आपको? चेरनोबिल का नाम सुना होगा, सुना है? चेरनोबिल यूक्रेन में। क्लियर? बहुत ही भयानक दुर्घटना थी, कई लोगों का डेथ हुआ था। फुकुशिमा का नाम सुना है? जापान में 2011 में हुआ था, है ना? सुनामी आई थी, जापान में तट के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया। अब जब सुनामी आई तो सुनामी के कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो डैमेज हुआ, और वो जब डैमेज हुआ तो वहां से रेडिएशन लीक होने लगा, अल्फा बीटा गामा किरणें जो है बाहर निकलने लगी, और उसके कारण क्या हुआ? न्यूक्लियर डिजास्टर। क्लियर? केमिकल डिजास्टर का एग्जांपल तो इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का उसमें इमिशन हुआ था, रिसाव हुआ था, लीकेज हुआ था, कई लोग मारे गए थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल का डेथ हुआ था, है ना? इस तरह की दुर्घटनाएं। इसी तरह से युद्ध, ये सब देखिए, ये सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे, युद्ध, आतंकवाद, नक्सलवाद, सब के बारे में आप पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में। उसी तरह से भवन आदि में आग लगना, ये सभी भी है, अनियंत्रित भीड़, ये सब के सब जो है मानव इससे संबंधित है। देखिए यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है, मोर देन 90% क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, मोर देन 90% इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी। यहाँ से क्वेश्चन तब पूछा जाएगा, इस पार्ट से क्वेश्चन आपसे तब पूछा जाएगा जब वो न्यूज में होगा, और जब न्यूज में होगा तब आप उसको करंट में पढ़ेंगे। क्लियर? अब जैसे कोविड आया तो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इन सबको आप उस समय अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी हम लोग जो मेनली डिस्कस करेंगे वो इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में मैं जो डिस्कस करूंगा वही से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आए हैं। ठीक, तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया, देखिए जब भी अगर आपदाओं का प्रकार से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया या आपदाओं का वर्गीकरण, तो ये चार्ट आपको वहां पर जरूर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि चार्ट में क्या होता है एक लुक में हमें पता चल जा रहा है। ऐसे आप लिखेंगे आपदाओं के प्रकार, पहले लिखेंगे प्राकृतिक, फिर उसके अंदर 3 हेडिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद में सब हेडिंग बनाएंगे, फिर मानव जनित लिखेंगे, और यहाँ क्या होगा चार्ट, एक चार्ट से सारा कुछ पता चल जा रहा है। इसलिए चार्ट जरूर देना है। वर्गीकरण है तो चार्ट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है तो मैप में आपको शो करना है। ये मैटर ही नहीं करता तो आईआर में पूछा जा रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी में पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी में पूछा जा रहा है। लोग सोचते हैं कि मैप बनाने का ज्योग्राफी में,
आप लोग देखते हैं मैगजीन जब आप पढ़ते हैं या न्यूज़ वगैरह जब आप देखते होंगे तो वहाँ पर अब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो वहाँ पर दिखा के नहीं बताते हैं इजराइल जो है अटैक कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, तो स्टोरी कहते हैं कहाँ से गाजा स्ट्रिप कहाँ है, किस एरिया में कर रहे हैं, नॉर्थ वाला साउथ वाला। तो क्या आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप एग्जाम में जो है मैप बना करके इसको शो करें? जरूर करना चाहिए, जो कि मिनिमम स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत ही कम लोग करते हैं, और जो करते हैं उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि मैप चार्ट वगैरह जरूर होना चाहिए आपके आंसर में जहां भी ये रेलेवेंट है। ठीक, अब देखिए अब हम लोग देखें यहाँ तक में कोई डाउट किसी का, अब तक जो हमने डिस्कस किया इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं। अब देखिए अब हम लोग जो डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस करना है केवल इंडियन पर्सपेक्टिव में, वर्ल्ड के डिजास्टर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इंडिया के डिजास्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डिजास्टर अफेक्टेड कंट्री है, डिजास्टर प्रोन कंट्री है, आपदा प्रवण देश है। आपदा प्रवण का मतलब है कि जहां पर आपदा की आशंका बनी रहती है, प्रवण का मतलब आशंका वाला। ठीक, तो सेकंड आपदा प्रवण देश है, फर्स्ट है चाइना। इंडिया का 85% एरिया, हमारे देश का 85% क्षेत्र आपदा प्रवण है, यानी आपदा की आशंका वाला है। 85% क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपदाओं के कारण नुकसान हो सकता है। क्लियर है पॉइंट सभी को? इसमें से कुछ क्षेत्र ऐसा है जो एकल आपदा प्रभावित है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुल आपदा प्रभावित हैं। बहुल आपदा प्रभावित मतलब क्या हो गया? जहां पर एक से अधिक आपदाएं आ सकती हैं। जैसे अगर हम हिमालय क्षेत्र को ले लें तो हिमालय में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं? हिमस्खलन आता है, इसके अलावा लैंडस्लाइड, भूस्खलन, बहुत ज्यादा यूपीएससी का फेवरेट, बार बार पूछती है। कितनी बार यूपीएससी ने पूछा है भूस्खलन से क्वेश्चन? पिछले 12-13 साल में 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अंदाजा लगा इससे ज्यादा रिपीट कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है पूरे आपके यूपीएससी के सिलेबस में, इतना ज्यादा रिपीट हुआ है। भूकंप भी है वहां पर, तो कई तरह के आपने बाढ़ भी है, क्लाउड बस्ट याद कीजिए, उत्तराखंड का जो डिजास्टर हुआ था, इसके बाद जो अमरनाथ वाले में हुआ था, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिमालय बहुल आपदा प्रभावित है। उसी तरह से जो तटीय मैदान है हमारा, तटीय मैदान में किस किस चीज की आशंका बनी रहती है, कौन कौन सी आपदा आती है वहां पर? बाढ़, सुनामी, चक्रवात। तो एकल आपदा नहीं हुआ, क्या हो गया? बहुल आपदा। क्लियर है पॉइंट? भारत का 68% एरिया जो है ना ये सूखा प्रवण है, यानी वहां पर सूखे की आशंका बनी रहती है। 58% एरिया भारत का ऐसा है जहां पर भूकंप, जो भूकंप प्रवण है, और वो भी कैसा भूकंप? मध्यम से अति उच्च। अब ये कौन बताएगा कि मध्यम से अति उच्च का मतलब क्या होता है? ये बताइए। भूकंप इंडिया को कई सिस्मिक जोन्स में, भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। कितने जोन में विभाजित किया गया है? 4, जोन 5, जोन 4, जोन 3 एंड जोन 2। जोन 1 भूकंप का जोन नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा अति उच्च कौन सा होता है? जोन 5, जहां पर भूकंप का जो परिमाण होता है वो 8 से भी 8 या उससे भी अधिक हो सकता है रिक्टर स्केल पर, रिक्टर पैमाना पर। क्लियर? जो उसके बाद आता है 4 में कौन सा आ गया? उच्च भूकंप। उच्च का मतलब क्या हो गया? 7 to 7.9। क्लियर? मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आता है। उसके बाद मध्यम का मतलब क्या हो गया? 5 to 6.9। और 5 से अगर कम हो गया तो उसको क्या कहते हैं? निम्न भूकंप प्रवण, जो कि जोन 2 में आता है। तो 5 से कम परिमाण का अगर भूकंप होता है तो उससे यूजुअली नुकसान नहीं होता, इसलिए उसे हम आपदा में इंक्लूड नहीं करते। तो आपदा कौन सा होता है? मध्यम से अति उच्च। और भारत का कितना परसेंट एरिया इससे प्रभावित है? आशंका वाला है 58%। क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? 12% एरिया हमारी कंट्री का फ्लड प्रोन है, बाढ़ प्रवण है, और 8% एरिया हमारी कंट्री का जो है वो चक्रवात प्रवण है, यानी चक्रवात की आशंका वाला है। क्लियर? और हमारा जो टोटल कोस्ट लाइन है वो कितना है? हमारी तट रेखा जो है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर रफली। इसमें से 5700 किलोमीटर जो है ये सुनामी की आशंका वाला है, यानी वहां पर सुनामी आ सकती है, सुनामी के कारण नुकसान हो सकता है। 7500 में से 5700 डिजिट उलट गया, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना ज्यादा आपदा प्रवण देश है, कितना ज्यादा भारत में आपदाओं से नुकसान होता है। इन सब के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर इन सभी डिजास्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो जितनी भी आपदाओं के बारे में बताया है इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, नोट कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक आपदा प्रभावित देश है। आपदा प्रभावित देश है। फर्स्ट है तो लिख लीजिएगा चीन, ब्रैकेट में पहला है चीन। ठीक है, फुल स्टॉप लिखिएगा। भारत का लगभग 85% क्षेत्र एकल या बहुल आपदा प्रवण है। आगे लिखेगा देश का 68% क्षेत्र, सॉरी 68 वाले, देश का 68% क्षेत्र सूखा प्रवण, बोर्ड पे लिखा हुआ देख लीजिएगा, देश का 68% क्षेत्र सूखा प्रवण, 58% मध्यम से अति उच्च भूकंप प्रवण, बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, मध्यम से अति उच्च भूकंप प्रवण, 12% बाढ़ प्रवण तथा 8% चक्रवात प्रवण है। 8% चक्रवात प्रवण है। फुल स्टॉप। ठीक है, आगे लिखिएगा देश की 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा में से 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है ना, तट रेखा में से 5700 किलोमीटर सुनामी प्रवण है। 5700 किलोमीटर सुनामी प्रवण है। ठीक, ये हमने डिस्कस किया कि आपदा और संकट का क्या कंसेप्ट है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, भारत आपदाओं से कितना प्रभावित होता है,
कौन कौन सी आपदाओं से भारत अधिक प्रभावित होता है, इन सब के बारे में अब तक हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग जो डिफरेंट डिजास्टर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी का फेवरेट है। आखिर आपने सोचा क्यों यूपीएससी भूस्खलन से इतना क्वेश्चन पूछती है? बाकी से तो बहुत कम पूछा यूपीएससी ने, क्योंकि भूस्खलन की हजारों घटनाएं भारत में हर साल होती हैं, हर साल होती हैं। क्लियर? तो इसीलिए वहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा फर्स्ट, पहली जो आपदा है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका भूस्खलन। भूस्खलन इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंडस्लाइड, और इसी को लैंडस्लिप भी कहा जाता है। लैंडस्लाइड और लैंडस्लिप। देखिए भूस्खलन का क्या कंसेप्ट है, ब्रीफ में मैं पहले डिस्कस कर दूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई माउंटेन एरिया है, ठीक है, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, और इस जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका ये वाला पार्ट जो है यहाँ से टूटा, और टूटने के बाद ये पार्ट जो है आगे की ओर स्लाइड कर गया। यहाँ से टूटा, ये लाइन है जहाँ से ये ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है, और टूटने के बाद क्या हो रहा है, आगे की ओर स्लाइड कर जा रहा है। इसलिए इसको लैंड स्लाइड कर रहा है, स्लिप कर रहा है, स्लिप कर गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, लैंडस्लाइड या लैंडस्लिप। क्लियर? तो लैंडस्लाइड का सिंपल सा मीनिंग होता है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चट्टानों या अवसादों, अवसाद का मतलब चट्टानी टुकड़े वगैरह की विशाल राशि का अचानक ढाल के सहारे नीचे की ओर स्थानांतरण। ये ढाल से नीचे की ओर स्थानांतरित आप लोगों ने देखा ही होगा, हमेशा न्यूज वगैरह दिखाते रहते हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है ना। ये जो लैंडस्लाइड है ये एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन इसमें मानव का भी योगदान होता है। देखिए हम लोगों ने इसको क्लासिफिकेशन तो हमने कर दिया कि प्राकृतिक घटनाएं ये हैं और प्राकृतिक आपदाएं ये हैं, लेकिन कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी प्राकृतिक घटना कितना बड़ा डिजास्टर बनेगी इसलिए तो मानव के ऊपर निर्भर करता है या नहीं करता है, वो कैसे करेगा। क्लियर? इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा नहीं, एक्चुअल में वो सोशियो नेचुरल हैजार्ड है। सोशियो नेचुरल हैजार्ड का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक सामाजिक आपदा है जिसमें जो वो घटना भले ही प्राकृतिक है लेकिन मानव का रोल कहीं ना कहीं होता है उस आपदा को बढ़ाने में, है ना। हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारी आपदा है जिसके कारण मानव के इंटरफेरेंस के कारण, मानव के हस्तक्षेप के कारण आपदाएं जो है वो ज्यादा नुकसानदायक होती जा रही हैं, आपदाएं बार बार घटित हो रही हैं। क्लियर? तो जो भूस्खलन है इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं, प्राकृतिक कारक भी उत्तरदायी है और मानव जनित कारक भी उत्तरदायी है। प्राकृतिक कारकों में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है वो है तीव्र ढाल, स्टीप स्लोप। अब ये बताओ क्या कोई प्लेन एरिया में ये पॉसिबल है कि लैंड जो है वो स्लाइड कर जाए, आगे की ओर खिसक के चला जाए? पॉसिबल नहीं है। लैंडस्लाइड ऑलवेज कहां होगा, माउंटेन एरियाज में। तो इसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पांसिबल है, तीव्र ढाल, स्टीप स्लोप। क्लियर? नेक्स्ट, जो तो ढाल जितना ज्यादा तीव्र होगा चट्टान के आगे खिसकने की संभावना क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? सेकंड, दो केस ले लीजिए, एक कठोर चट्टान है, एक जगह दूसरी जगह कोमल चट्टान है, कहां चट्टान आसानी से टूट करके खिसकेगी, कोमल चट्टान। तो पहला सेकंड क्या हो गया, कोमल चट्टान। क्लियर? थर्ड जो है वो रेनफॉल। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में देखा होगा या सुना होगा, इंडिया में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड कब होता है, किस सीजन में होता है, बारिश के मौसम में। देखिएगा सबसे ज्यादा होता है जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में मोस्टली, है ना। क्यों? क्योंकि देखो जब बारिश होती है तो जैसे मान लो बारिश हो रही है, बारिश का जो जल है वो अंदर जाता है, चट्टानें फूल जाती हैं, चट्टानें क्या है जल को अवशोषित कर रही हैं, अवशोषित करेंगे तो क्या होगा, फूल जाएंगी चट्टान, और फूलने के बाद चट्टान क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, कोमल हो जाएगी, और ऐसे में वो टूट करके आगे की ओर विस्थापित हो जाती है, आगे की ओर खिसक जाती है। क्लियर है? ऐसा भी होता है, मान लो नीचे यहाँ पर ये अपारगम्य चट्टान है, यहाँ अपारगम्य चट्टान का मतलब होता है कि जल इसके नीचे नहीं जा सकता। तो अब यहाँ से इधर मान लीजिए जल आ रहा है, यहाँ से जो जल है ये आ रहा है नीचे, अब यहाँ के बाद जल फिर ऐसे इधर की ओर प्रवाहित होगा धीरे धीरे, क्यों, इसके नीचे नहीं जा सकता। क्लियर? अब ये जो जल नीचे जा रहा है इसमें फाइन पार्टिकल्स होंगे, बारीक कण मौजूद होंगे चट्टानों के, और आपको पता है ना कि अगर जल में बारीक कण मिल जाते हैं तब वो लुब्रिकेंट का काम करने लगता है, स्नेहक का काम करने लगता है। जैसे मार्बल का फ्लोर आप आसानी से चल लेते हैं, लेकिन कहीं पर केवल पानी भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, पानी के साथ वहां पर अगर कीचड़ भी मौजूद है क्या होगा, देखते हैं कैसे स्लाइड करते हैं। तो इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो यहाँ से आगे की ओर स्लाइड कर जाए। इसीलिए भूस्खलन की घटना सबसे ज्यादा होती है वर्षा ऋतु में। विजुलाइज हो गया सभी को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिमपात। अगर मान लीजिए हिमपात हो रहा है, हिम इसके ऊपर जमा होता जा रहा है, क्या होगा, वेट बढ़ता चला जाएगा और ऐसे में चट्टान टूट करके आगे की ओर खिसक जाएगी। क्लियर? तो जो स्नोफॉल होता है, हेवी स्नोफॉल होता है, वो भी इसके लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक? नेक्स्ट भूकंप। भूकंप आया, माउंटेन वाइब्रेट कर रहा है, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप है, और जब वाइब्रेट करता है तो चट्टानें टूट जाती हैं और टूट करके खिसक जाती हैं अपने स्थान से। क्लियर? तो ये भी फैक्टर रिस्पांसिबल है। नेक्स्ट इमेजिन कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई माउंटेन है, यहाँ पर कोई माउंटेन है और यहाँ से कोई रिवर क्रॉस कर रही है, उसके पास से रिवर फ्लो कर रही है। ठीक? तो यहाँ पर माउंटेन है और यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर नदी है। यहाँ पर अब ये नदी जो है, जैसे माउंटेन है रिवर फ्लो कर रही है, नदी धीरे धीरे क्या होगा, चट्टान को काटेगी। अब यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप के बेस पर चट्टान को नदी काटती जा रही है। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं क्या होगा। अब आप समझिएगा, जब उसके आधार को नीचे नीचे काटती चली जाएगी तो पहाड़ बैठ जाएगा, नीचे धंस जाएगा। क्लियर? और ये बहुत खतरनाक होता है। क्यों बहुत खतरनाक होता है? क्योंकि ये जब पहाड़ आगे आ गया तो नदी का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। विजुलाइज हो रहा है सभी को? पहाड़ बैठ गया नदी के मार्ग में, अब नदी जो वहां से प्रवाहित नहीं हो पा रही है, पीछे जल जमा होता चला जाता है, और जब जल बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और उसके बाद फिर अचानक जब ये लैंडस्लाइड डैम टूटता है, लैंडस्लाइड के कारण जो बांध बन गया, वो बांध जब अचानक टूटता है बहुत ही विनाशकारी बाढ़ उत्पन्न होता है। इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो नदियों द्वारा जो चट्टान, जो पहाड़ कह लीजिए या ढाल कह लीजिए, उसके आधार पर कटाव के कारण जो सहारा है, सपोर्ट है, नीचे से वो हट जाता है, और सपोर्ट हटने के कारण माउंटेन जो है वो धंस जाता है। इसी को कहते हैं लैंडस्लाइड। क्लियर है? तो ये भी फैक्टर इसके लिए रिस्पांसिबल है। नेक्स्ट दो केस बताइएगा। एक केस ऐसा है जहां पर चट्टानों में दरार मौजूद है, और दरार के बाद अगर कहीं चट्टान खिसकती है तो उसको भ्रंश कहते हैं। ठीक? दो कंडीशन है, एक बहुत सारे क्रैक एक जगह है, दूसरी जगह क्रैक नहीं है। कहां लैंडस्लाइड ज्यादा होगा, जहां क्रैक्स होंगे, दरार होंगे, क्योंकि जहां दरार होगा वहां पर चट्टान कैसी होगी, कमजोर होगी, और भूस्खलन किस चट्टान पे ज्यादा होगा, जितनी कमजोर चट्टान होगी उतनी ज्यादा उसके लैंडस्लाइड की संभावना होगी। क्लियर पॉइंट सभी को? तो सिंपल है। कई बार जो ये होता है, कोई मान लो स्ट्रीम है, कोई सरिता प्रवाहित हो रही है, कोई नदी प्रवाहित हो रही है, कई बार कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसका मार्ग परिवर्तित कर दिया जाता है, भले इधर से प्रवाहित होगी तब दूसरे पहाड़ी क्षेत्र से प्रवाहित होने लगेगी, तो आपको जिस पहाड़ी क्षेत्र से प्रवाहित होगी वहां पर लैंडस्लाइड की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर पॉइंट सभी को? तो ये
ये सभी जो है फैक्टर्स हैं जिसके कारण होता है। और ह्यूमन फैक्टर्स में देखिए कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में पहला है बड़े पैमाने पर वनों का विनाश। जैसे मान लो वृक्ष अगर मौजूद है तो वृक्ष की जड़ें क्या करती हैं, चट्टानों को जकड़ करके रखती है। ऐसे में लैंडस्लाइड की संभावना क्या होगी, कम होगी। अगर वृक्षों को काट दिया जाएगा तो लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट विजुअलाइज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लैंडस्लाइड होता है ट्रांसपोर्ट रूट्स के अलोंग, परिवहन मार्ग के सहारे, रेल मार्ग, सड़क मार्ग के सहारे। क्यों होता है देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में मान लीजिए एक पर्वत है, माउंटेन है इस तरह का, ये माउंटेन है। अब यहाँ पर अगर रोड बनाना है क्या करते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, तो स्लोप पे तो रोड बनेगा नहीं। अब यहाँ पर रोड बन जाएगा, रोड बन गया। अब देखिए इसके कारण अब यहाँ पर ये ढाल क्या हो गई, तीव्र हो गई। स्लोप अब डिस्टेबलाइज हो गया, ढाल अस्थिर हो गया, ढाल बहुत ज्यादा तीव्र हो गई। अब इस चट्टान के नीचे खिसकने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखिएगा माउंटेन एरियाज में, माउंटेन एरियाज पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक तरफ आपको माउंटेन पहाड़ की तरह दिखेगा, ऐसे काटा हुआ है, और दूसरी तरफ क्या दिखती है, इस तरफ क्या दिखती है, वैली, घाटी। ऐसे ही होता है ना, विजुअलाइज हो रहा है सभी को। और ऐसे एरिया में लैंडस्लाइड होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। मैक्सिमम लैंडस्लाइड यहीं पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, माउंटेन एरियाज में अगर चट्टान को काटना है, आप समझ लीजिए ऐसे एरिया में चट्टान को काटना है ट्रांसपोर्ट रूट बनाने के लिए, सड़क या रेल मार्ग के निर्माण के लिए, बिल्डिंग वगैरह के निर्माण के लिए, चट्टानों को हाथ से काटना बहुत मुश्किल होता है। क्या करते हैं, ड्रिल किया जाता है। ड्रिल करके इसमें डायनामाइट लगा देते हैं, और डायनामाइट लगा के क्या किया जाता है, ब्लास्ट करा दिया जाता है। एक बार ये चीज कई बार किया जाता है, बार बार डायनामाइट लगा के ब्लास्ट किया जा रहा है। और जब डायनामाइट जब ब्लास्ट करता है ना, तो केवल वहीं का रॉक के ऊपर इंपैक्ट नहीं होता, उसके कारण पूरा माउंटेन वाइब्रेट करता है। और इमेजिन कीजिए बार बार माउंटेन वाइब्रेट कर रहा है, चट्टानें धीरे धीरे क्या होंगी, कमजोर हो जाएंगी। और आपको पता ही है कि जितना ज्यादा कमजोर चट्टान, भूस्खलन की उतनी अधिक संभावना। क्लियर पॉइंट। तो ये भी एक मेजर कारण है जिससे भूस्खलन की घटनाएं होती है। नेक्स्ट, मान लीजिए जैसे स्लोप है, यहाँ पर खनिजों की खुदाई हो रही है, खनिजों की खुदाई होगी तभी चट्टानें क्या होंगी, कमजोर होंगी। ये भी फैक्टर है। ठीक। नेक्स्ट, पैडी कल्टीवेशन, चावल की कृषि के कारण भी होता है। अब आप सोच रहे चावल की कृषि के कारण कैसे होगा। अब जैसे मान लीजिए तो एक ये स्लोप है, इधर एक ये स्लोप है। अब यहाँ पर ये आपको पता ही होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में चावल की कृषि या कोई भी कृषि करने के लिए स्लोप को सीढ़ीनुमा खेत में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर बारिश होगी तो जल तेजी से प्रवाहित हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, धान का खेत है, इन सभी जगहों पे खेत में क्या होगा, जल भरा रहेगा। विजुअलाइज हो रहा है सभी को। और जब ये जल भरा हुआ है तो नीचे क्या होगा, रिसेगा। और जब नीचे रिसेगा तो क्या करेगा, चट्टान को फुला देगा, सॉफ्ट कर देगा, कोमल कर देगा, और इसके कारण भूस्खलन की संभावना बढ़ जाएगी। विजुअलाइज हो रहा है सभी को। यानी चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन। यानी पहले जिस भूमि का उपयोग किस चीज के लिए हो रहा था, वृक्षारोपण के लिए हो रहा था, वन के लिए हो रहा था, वहां अगर हम सड़क बनाएंगे, रेल मार्ग बनाएंगे, खनिजों की खुदाई करेंगे, चावल की कृषि करेंगे, तो इन सब के कारण भूस्खलन की घटनाएं क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, बार बार होंगी, और उसके कारण जो नुकसान होगा वो काफी ज्यादा होगा। क्लियर। तो इस तरह से इसलिए देखा गया कि हिमालय क्षेत्र में पहले जो एरिया भूकंप जहां पर भूस्खलन बहुत कम होता था, मानवीय हस्तक्षेप के कारण अब वहां पर भूस्खलन की घटनाएं क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सारा पॉइंट क्लियर है सभी को, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन सबसे, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एक्सपेक्टेड था हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड क्यों होता है। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड होता है वो कैसे अलग है हिमालय के कंपैरिजन में, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो लिखिएगा भूस्खलन। भूस्खलन का तात्पर्य, भूस्खलन का तात्पर्य चट्टानों चट्टानों या अवसादों की, चट्टानों या अवसादों की विशाल राशि का, विशाल राशि का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, विशाल राशि का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढाल के सहारे, ढाल के सहारे अचानक, ढाल के सहारे अचानक नीचे की ओर, नीचे की ओर स्थानांतरण से है, नीचे की ओर स्थानांतरण से है, नीचे की ओर स्थानांतरण से है। ठीक है। तो इसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर। आपको पता है ढाल जितनी तीव्र होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर। अब आगे लिखिएगा, भूस्खलन के लिए, भूस्खलन के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय, प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही कारक, दोनों ही कारक उत्तरदायी होते हैं, दोनों ही कारक उत्तरदायी होते हैं। यद्यपि भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है, भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है, परंतु परंतु मानवीय कारणों से, मानवीय कारणों से भूस्खलन की संख्या, भूस्खलन की संख्या तथा तीव्रता, तीव्रता का मतलब प्रभाव, संख्या तथा तीव्रता में कई गुनी वृद्धि हो जाती है, संख्या तथा तीव्रता में कई गुनी वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब साइड में लिखिएगा प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। तीव्र ढाल, तीव्र ढाल। सेकंड, कोमल चट्टानी संरचना, कोमल चट्टानी संरचना या कोमल चट्टाने, कुछ भी लिखिए। थर्ड, भारी वर्षा, हेवी रेनफॉल है ना, भारी वर्षा। नेक्स्ट, भारी हिमपात, भारी हिमपात।
की उपस्थिति नेक्स्ट, नदियों द्वारा ढाल के आधार पर कटाव, ढाल के आधार पर कटाव, ढाल के आधार पर कटाव, ढाल के आधार पर कह लीजिए, ढाल या पर्वत भी कह सकते हैं, है ना, ढाल कह लीजिए, पर्वत के आधार पर कटाव। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिएगा मानवीय कारक, मानवीय कारक। फर्स्ट, बड़े पैमाने पर पर्वतीय क्षेत्र में वनों का विनाश, बड़े पैमाने पर पर्वतीय क्षेत्र में वनों का विनाश, वनों का विनाश। नेक्स्ट, सड़क, रेलमार्ग, सुरंग, सड़क, रेलमार्ग, सुरंग आदि के निर्माण के कारण, ढाल का अस्थिर होना, ढाल का अस्थिर होना, अस्थिर होना। नेक्स्ट पॉइंट, विस्फोट के द्वारा चट्टानों को तोड़े जाने के कारण, विस्फोट के द्वारा चट्टानों को तोड़े जाने के कारण पर्वतों का कमजोर होना, विस्फोट के द्वारा चट्टानों को तोड़े जाने के कारण पर्वतों का कमजोर होना। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्र में खनिजों की खुदाई, पर्वतीय क्षेत्र में खनिजों की खुदाई, खनिजों की खुदाई। नेक्स्ट, पर्वतीय ढालों पर चावल की कृषि, पर्वतीय ढालों पर चावल की कृषि। लास्ट पॉइंट, अपवाह तंत्र में परिवर्तन, अपवाह तंत्र में परिवर्तन। ठीक है, तो ये सभी मानवीय कारक हैं, है ना, जो लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए इंडिया में लैंडस्लाइड, सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड इंडिया में कहाँ होगा, आप समझ रहे होंगे, कहाँ होगा, हिमालय, सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है ये एरिया हिमालय में। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड में आता है पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ठीक, और थर्ड में आता है आपका वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट। मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में होता है। पूर्वी घाट वगैरह या जो अरावली है या विंध्याचल पर्वत वगैरह है, विंध्य है, वहां पर लैंडस्लाइड नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर, इन्हीं एरियाज में सबसे ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस है कि भारत में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हिमालय क्षेत्र में होती हैं। क्यों हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, क्या कारण है? अब देखिए यहाँ जितने भी कारण हमने डिस्कस किया है उन सभी कारणों को आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हिमालय क्षेत्र में इतना ज्यादा लैंडस्लाइड क्यों होता है। पहला चीज तो ये है, आपको पता होगा, जिसके बारे में हमने इसमें मेंशन अभी नहीं किया है, आपको पता होगा कि हिमालय का निर्माण रुक गया है या अभी भी चल रहा है। हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है, और जारी होने के कारण हिमालय का अभी भी ऊपर उठ रहा है। और ऑब्वियस है, अगर किसी भी एरिया में माउंटेन का निर्माण हो रहा है तो वैसे स्थिति में वहां पर चट्टानों के खिसकने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, तो पहला तो यह है कि हिमालय विवर्तन की दृष्टि से अस्थिर है, यानी वहां पर विवर्तन की क्रिया हो रही है, अभी भी चट्टानों का उत्थान जो है, चट्टानें अभी भी वहां पर ऊपर उठ रही है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हिमालय ढाल कैसा है, हिमालय का बहुत तीव्र ढाल है, नवीन मोरदार पर्वत है, बहुत तीव्र ढाल है। हिमालय की चट्टानें कैसी हैं, कोमल परतदार चट्टानों से बना हुआ है। अभी आपको ध्यान होगा जो उत्तराखंड में सुरंग में जो बहुत सारे लेबरर्स फंसे थे, क्यों फंसे थे, टनल क्यों कोलैप्स किया था, सॉफ्ट स्ट्रक्चर के कारण। क्लियर, क्यों हिमालय की चट्टानें कोमल है, क्योंकि आपको पता होगा, ज्योग्राफी में जिन्होंने क्लास किया होगा, बाकी लोग बाद में पढ़ेंगे, हिमालय में जो हिमालय जिन चट्टानों से बना है उन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, तेथी सागर, पहले एक सागर था, वहां पर नदियों ने क्या किया, मिट्टी को लाकर के जमा किया, अवसाद को जमा किया, यानी अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। आपको पता होगा अवसादी चट्टान कैसी चट्टान होती है, परतदार चट्टान कैसी होती है, कठोर या कोमल, कोमल होती है। क्लियर, तो इसलिए हिमालय की चट्टानें जो है वो कोमल है, और कोमल होंगी तो वैसी स्थिति में अब आप उसमें देखते होंगे जो जियोलॉजिस्ट वो दिखा रहे थे, देखिए हाथ से कितनी कोमल है, आप हाथ से इसलिए कर सकते हैं कई जगहों पे, इतनी ज्यादा कोमल चट्टानें। क्लियर, नेक्स्ट, हिमालय के दक्षिणी ढाल पर मानसून जब हिमालय से टकराता है तो हिमालय के दक्षिणी ढाल पर क्या होती है, भारी वर्षा होती है। क्लियर है सभी को, तो हिमालय भारी वर्षा का क्षेत्र है, क्लाउड बस्टिंग वगैरह, बादल फटने की घटनाएं वगैरह वहां पर होती रहती हैं, और जब भी क्लाउड बस्टिंग वगैरह होगा तो लैंडस्लाइड होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर पॉइंट सभी को। नेक्स्ट, हिमालय भारी हिमपात का क्षेत्र है, वर्ल्ड का थर्ड पोल कहा जाता है, तीसरा ध्रुव कहा जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा बर्फ अंटार्कटिका में, सेकंड आर्कटिक क्षेत्र में, और तीसरा हिमालय का आरकोरम वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में, यहाँ पर भारी हिमपात होता है। क्लियर है, नेक्स्ट, आपको पता ही है हिमालय में कई सारे दरार और भ्रंश मौजूद हैं। अभी याद कीजिए जो ज्योतिर्मठ, इसको जोशीमठ के नाम से भी जाना जाता है, धंस रहा था, क्यों धंस रहा था, वहां पर क्रैक और फॉल्ट मौजूद है, दरार और भ्रंश वहां पर मौजूद है। तो हिमालय में बहुत सारे भ्रंश मौजूद हैं, इसमें बड़े बड़े भ्रंश में तो ज्योग्राफी में हम डिस्कस करते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये सब उस भ्रंश के नाम है। भ्रंश का मतलब होता है, मान लो कहीं पर चट्टान है, चट्टान टूट गई और टूट करके अगर नीचे धंस गई तब इसको कहा जाएगा भ्रंश। अगर नहीं टूट करके नहीं धंस, नीचे नहीं धंस गई तो हम उसको कहेंगे दरार, केवल टूटी है तो दरार, और टूटने के बाद अगर खिसक गई नीचे धंस गई तो भ्रंश। वहीं पर पांडुकेश्वर भ्रंश, बहुत सारे भ्रंश है हिमालय में, इसलिए भी हिमालय क्या है, कमजोर है। ठीक, हिमालय बहुत ही नाजुक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हिमालय से सैकड़ों नदियां निकलती हैं, छोटी बड़ी नदियों को अगर हम ले लें तो हिमालय से सैकड़ों की संख्या में नदियां निकलती हैं, और वो नदियां क्या करती हैं, जब हिमालय को काट रही हैं और कई बार हिमालय के आधार पर काटती हैं। इसी में एक रिवर है जिसका नाम है पारीचू नदी, पारीचू नदी जो है वो कुख्यात है इसके लिए, उसके मार्ग में कई बार लैंडस्लाइड हुआ है, कई बार उसने पहाड़ों के आधार को काटा है, वो जिस एरिया से होकर फ्लो करती है वहां पर भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी, यानी प्राकृतिक परिस्थितियां हिमालय में भूस्खलन के लिए बहुत ही अनुकूल हैं, काफी फेवरेबल है। ठीक, अब मानवीय कारक पे हम लोग आते हैं।
तो पहला पहला मानवीय कारक में पहला पॉइंट मैंने क्या नोट कराया था, पहला पॉइंट क्या नोट कराया था, बड़े पैमाने पर वनों का विनाश। आपको पता ही है हिमालय क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए बड़े पैमाने पर वनों को नष्ट किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, हिमालय में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के लेंथ में, हजारों किलोमीटर की लंबाई में सड़क और रेल मार्ग बनाए गए हैं। और खास करके अब जो टूरिज्म के डेवलप, दो चीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, एक तो टूरिज्म और सेकंड डिफेंस। डिफेंस चाइना से जब से हमें ज्यादा थ्रेट हो रहा है, जैसे हमारा थ्रेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, हिमालय क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और दूसरा टूरिज्म के लिए बहुत सारे हजारों किलोमीटर की लंबाई में सड़कें और रेल मार्ग जो हम बनाए गए हैं, सैकड़ों की संख्या में सुरंग जो है हिमालय क्षेत्र में बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय में ऑब्वियस है चट्टानों को, बहुत ऊंचे पर्वत है, चट्टानों को हाथ से काटना मुश्किल होता है, कठिन होता है, बहुत खर्चीला होता है, तो क्या करते हैं, विस्फोट। नेक्स्ट, हिमालय में खनिजों की खुदाई होती है, चूना पत्थर, कोयला, चट्टानी नमक, पिंक सॉल्ट जो होता है, सेंधा नमक जिसको कहते हैं, व्रत में जो लोग यूज करते हैं, बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है। हिमालय के पर्वतीय ढालों पर चावल की कृषि की जाती है। और हिमालय क्षेत्र में कई स्थान पर नदियों की दिशा को मोड़ा गया है। छोटी छोटी जो नदियां, बड़ी नदियां नहीं, जो छोटी छोटी नदियां हैं, जब कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है उनके डायरेक्शन को क्या कहते हैं, चेंज कर देते हैं। इसके कारण पहले जहां नहीं भी होता था लैंडस्लाइड, अब वहां पर भी नए नए क्षेत्रों में भी लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाता है। क्लियर, तो आपने देखा कि हिमालय क्यों आखिर भारत में सबसे ज्यादा, भारत ही नहीं विश्व, भारत में सबसे ज्यादा और विश्व के सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में हिमालय को सम्मिलित किया जाता है। स्पष्ट है पॉइंट सभी को। आगे फिर हम लोग वेस्टर्न घाट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक जो डिस्कस किया इससे रिलेटेड कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं, तो आप हेडिंग दे दीजिएगा, भूस्खलन का वितरण, भूस्खलन का वितरण यानी प्रभावित क्षेत्र, भूस्खलन का वितरण लिखेगा। भारत में, भारत में निम्नलिखित तीन क्षेत्र, निम्नलिखित तीन क्षेत्र भूस्खलन से, भूस्खलन से मुख्यतः प्रभावित होते हैं, मुख्यतः प्रभावित होते हैं। फर्स्ट, हिमालय क्षेत्र। सेकंड, पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। थर्ड, पश्चिमी घाट क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र लिखेगा। अब पैराग्राफ चेंज करके, भारत में हिमालय क्षेत्र, भारत में हिमालय क्षेत्र भूस्खलन से, भारत में हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक, भारत में हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण है, भूस्खलन प्रवण है। यह विश्व के, यह विश्व के सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में, यह विश्व के सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में सम्मिलित है, क्षेत्रों में सम्मिलित है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बार बार भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, बार बार भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, बार बार भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, जिसके निम्नलिखित कारण हैं, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट, पॉइंट वाइज लिखेगा, ठीक है। फर्स्ट लिखेगा, हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, जिसका उत्थान, जिसका उत्थान यानी ऊपर उठना, जिसका उत्थान अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। अतः उत्थान अभी भी जारी है, ठीक है। अतः हिमालय, अतः हिमालय विवर्तनी की दृष्टि से, विवर्तनी की दृष्टि से अस्थिर है, विवर्तनी की दृष्टि से अस्थिर है। सेकंड, हिमालय की ढाल काफी तीव्र है, हिमालय की ढाल काफी तीव्र है, विशेषकर दक्षिणी ढाल, भारत की तरफ वाला, विशेषकर दक्षिणी ढाल, भारत की तरफ वाला, तो कैसे भारत में आ जाता है। क्लियर, थर्ड पॉइंट लिखेगा, हिमालय, हिमालय कोमल परतदार चट्टानों से निर्मित है, कोमल परतदार चट्टानों से निर्मित है, कोमल परतदार चट्टानों से निर्मित है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, जब दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, जब दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हिमालय से टकराती हैं, जब दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हिमालय से टकराती हैं, तो हिमालय के दक्षिणी ढाल पर, हिमालय के दक्षिणी ढाल पर भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। इसी में एक लाइन और मेंशन कर लीजिएगा, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में अनेक बार, अनेक बार बादल फटने की घटनाएं भी होती हैं, बादल फटने की घटनाएं भी होती हैं। आगे बताऊंगा, क्लाउड बस्टिंग के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, पूछा भी जा चुका है। ऐसा कुछ नहीं होता, बादल फटता होता नहीं है, ये मत सोचिएगा कि बादल सही में फट जाता है और पानी गिर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी बादल नहीं फटता है।
क्लाउड बिल्कुल भी बस्ट नहीं करता। तो क्यों नाम दिया गया है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है फ्रेंड में। नेक्स्ट इसी में लिखिएगा शीत ऋतु में, नेक्स्ट पॉइंट, शीत ऋतु में कौन सा पॉइंट होगा, पांचवा, शीत ऋतु में हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में भारी हिमपात होता है, हिमालय क्षेत्र में भारी हिमपात होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय उच्च से अति उच्च, उच्च से अति उच्च भूकंप प्रवण है, उच्च से अति उच्च भूकंप प्रवण है कर लीजिएगा, उच्च से अति उच्च भूकंप प्रवण है। जस्ट एक लाइन नोट कर लीजिएगा, इस क्षेत्र में भूकंप का परिमाण, इस क्षेत्र में भूकंप का परिमाण 8 से भी अधिक होता है, 8 से भी अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 8 से भी अधिक होता है रिक्टर स्केल पर, सुना होगा ना रिक्टर स्केल पर जो मापते हैं भूकंप का परिमाण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा हिमालय से सैकड़ों नदियों का उद्गम होता है, हिमालय से सैकड़ों नदियों का उद्गम होता है, उद्गम होता है। इन नदियों द्वारा, इसी में इन नदियों द्वारा, इन नदियों द्वारा ढाल के आधार पर कटाव होता है, इन नदियों द्वारा ढाल के आधार पर कटाव होता है। नेक्स्ट में लिखिएगा हिमालय में, हिमालय में कई दरारें एवं भ्रंश मौजूद हैं, कई दरारें एवं भ्रंश मौजूद हैं। नेक्स्ट में लिखिएगा, जब पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, हमने नेचुरल ये के बारे में डिस्कस किया, पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के लिए, भूस्खलन के लिए मानवीय कारक भी उत्तरदायी हैं, मानवीय कारक भी उत्तरदायी हैं, मानवीय कारक भी उत्तरदायी हैं। मानवीय कारणों से, मानवीय कारणों से इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भूस्खलन की संख्या, संख्या एवं प्रभाव में, भूस्खलन की संख्या एवं प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ये मानवीय कारण निम्नलिखित हैं, ये मानवीय कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, पहला, हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई है, वनों की कटाई की गई है, कटाई की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, हजारों किलोमीटर की लंबाई में, हजारों किलोमीटर की लंबाई में सड़क एवं रेल मार्गों का, सड़क एवं रेल मार्गों का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। अनेक सुरंगों, सुरंगों, भवनों, भवनों एवं अन्य संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है, अन्य संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है, अन्य संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है। इसके कारण, इसके कारण ढाल, ढाल में अस्थिरता आई है, ढालों में अस्थिरता आई है, अस्थिरता आई है। यही कारण है कि, इसी में यही कारण है कि हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में परिवहन मार्गों के सहारे, परिवहन मार्गों के सहारे भूस्खलन की घटनाएं काफी अधिक होती हैं, काफी अधिक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भूस्खलन की घटनाएं काफी अधिक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चट्टानों को विस्फोट के द्वारा तोड़े जाने के कारण भी, चट्टानों को विस्फोट के द्वारा तोड़े जाने के कारण भी चट्टानें कमजोर हो गई हैं, चट्टानें कमजोर हो गई हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में चूना पत्थर, चट्टानी नमक, चूना पत्थर, चट्टानी नमक, कोयला, कोयला आदि खनिजों की खुदाई भी की जाती है, आदि खनिजों की खुदाई भी की जाती है।
खनिजों की खुदाई भी की जाती है। नेक्स्ट में लिखेगा, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेतों में चावल की कृषि भी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय क्षेत्र में अनेक सरिताओं के मार्ग को परिवर्तित किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, अतः स्पष्ट है कि हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन किया गया है। यानी पहले जिस कार्य के लिए भूमि का उपयोग होता था, अब अन्य कार्यों के लिए भूमि का उपयोग हो रहा है। इसके कारण वहां पर जो भूस्खलन की घटनाएं हैं वो काफी बढ़ गई। क्लियर? देखिए, जो वेस्टर्न घाट्स है, पश्चिमी घाट है, आखिर पश्चिमी घाट में इस क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं कम क्यों होती हैं? क्या कारण है? ठीक है, यहाँ भूस्खलन की घटना कम होने का। ठीक, तो पहला जो हिमालय है, दोनों को मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ। हिमालय क्या है? अभी भी ऊपर उठ रहा है, यानी विवर्तनी की दृष्टि से क्या है? हिमालय अस्थिर है। पश्चिमी घाट क्या है? विवर्तनी की दृष्टि से अधिक स्थिर है। क्लियर? अभी ऊपर नहीं उठ रहा है, यहाँ पर उस तरह की कोई घटना नहीं हो रही है। पहला। सेकंड, आप लोग बताइएगा जिन्होंने ज्योग्राफी का क्लास किया है, क्या दोनों की चट्टानें समान रूप से कठोर या समान रूप से कोमल है, या दोनों की चट्टानों की कोमलता कह लीजिए या कठोरता में अंतर है? कहाँ ज्यादा कठोर चट्टानें हैं? पश्चिमी घाट में, क्योंकि बहुत पुरानी चट्टानें हैं। ये यहाँ की चट्टानें जो है वो रूपांतरित हो चुकी हैं, कठोर हो चुकी हैं काफी ज्यादा। ये पार्ट है पेंजिया से बना था गोंडवाना लैंड, और उसी गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं, यानी चट्टानें क्या है? बहुत ही कठोर है। ठीक, वैसे आपको पता होगा प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें कैसी है? बहुत कठोर है। ठीक, आपको पता है जितना कठोर चट्टान होगी भूस्खलन की संभावना उतनी ही कम होगी। स्पष्ट है पॉइंट? नेक्स्ट, आप लोग बताइएगा जो भूकंप है, क्या पश्चिमी घाट में भी उतनी ही परिमाण के भूकंप आते हैं और उतनी ही बार भूकंप आते हैं? नहीं, पश्चिमी घाट मध्यम भूकंप प्रभावित है, जोन 3 में आता है मुख्य रूप से, जबकि हिमालय किस में आता है? जोन 4 और जोन 5 में आता है। क्लियर? स्पष्ट है सभी को? नेक्स्ट, यहाँ पर जो हिमालय है, यहाँ पर स्नोफॉल होता है, हिमपात होता है, हेवी स्नोफॉल होता है। क्या वेस्टर्न घाट में स्नोफॉल होता है? बिल्कुल नहीं, वेस्टर्न घाट में हिमपात नहीं होता। क्लियर? हाँ, वर्षा होती है, ध्यान रखना। तो वर्षा वाला कारण आप नहीं लिखेंगे कम होने के लिए, क्योंकि पश्चिमी घाट में वर्षा क्या होती है? जब मौसमी पवनें यहाँ टकराती हैं तो पश्चिमी घाट में वर्षा, भारी वर्षा होती है पश्चिमी घाट पर। क्लियर? इस पॉइंट को आप नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर भूस्खलन की जो घटनाएं हैं ये कम होती हैं। लेकिन अगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि भूस्खलन से जो नुकसान होता है ना, भूस्खलन का जो तीव्रता होती है, उसका जो प्रभाव होता है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह यहाँ पर ज्यादा किए गए हैं, तो इसलिए नुकसान भी क्या होगा? ज्यादा। जहाँ लोग रहेंगे वहीं तो नुकसान होगा। जहाँ लोग जैसे कि हिमालय में कोई नहीं रहता, कितना भी लैंडस्लाइड होता है, क्या धन की कोई क्षति होती है? जानमाल की कोई क्षति होती नहीं होती। क्लियर? तो यहाँ पर मानवीय कारक जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान रखिएगा, तो ऑब्वियस है जहाँ जितना पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, इसका मतलब है कि वहाँ पर मैन का इंपैक्ट उतना ही अधिक होगा। तो इस क्षेत्र में, पश्चिमी घाट क्षेत्र में मानवीय कारक अधिक उत्तरदायी है लैंडस्लाइड के लिए हिमालय क्षेत्र की तुलना में। हिमालय में अभी भी उतने बड़े पैमाने पर मानव के द्वारा भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन नहीं किया गया है जितना लार्ज स्केल पे परिवर्तन किया गया है वेस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में। क्लियर पॉइंट सभी को? तो दोनों में किस तरह से अंतर है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जो किसी ने दोनों क्वेश्चन पूछ लिया है, हिमालय में क्यों ज्यादा होता है और पश्चिमी घाट में जो भूस्खलन है वो कैसे अलग है हिमालय के कंपेरिजन में। क्लियर? नोट कर लीजिए, फिर डाउट होगा पूछ लीजिएगा। लिखेगा, हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं कम होती हैं। जिसके निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट, पहला, पश्चिमी घाट विवर्तनी की दृष्टि से अधिक स्थिर है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पश्चिमी घाट की चट्टानें काफी कठोर हैं। थर्ड पॉइंट, पश्चिमी घाट में भूकंप की संख्या तथा परिमाण हिमालय की तुलना में कम है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट में हिमपात नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, यद्यपि हिमालय की तुलना में
यद्यपि हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट में भूस्खलन की संख्या कम होती है, परंतु भूस्खलन की तीव्रता, ब्रैकेट में चाहते लिखे ना, परंतु भूस्खलन की तीव्रता प्रभाव अधिक होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, पश्चिमी घाट में मान लीजिए ये इसका पश्चिमी ढाल हो गया, ये कौन सा स्लोप हो जाएगा? ईस्टर्न स्लोप। अब आपको बताइएगा कहां ज्यादा लैंडस्लाइड होगा, वेस्टर्न स्लोप पे या ईस्टर्न स्लोप पे? वेस्टर्न पे होगा, क्योंकि वेस्टर्न स्लोप ज्यादा स्टीप है, ज्यादा तीव्र ढाल है उसकी, और वर्षा भी कहां ज्यादा होती है? वेस्टर्न स्लोप पे। क्लियर? पश्चिमी ढाल पे वर्षा ज्यादा होती है, मानसूनी पौधों के साथ टकराती है। जैसे देखिए ये आपका यहाँ पर ये पश्चिमी घाट मान लीजिए पर्वत है, तो इधर से इधर ये इसका पश्चिमी ढाल हो गया, इधर पूर्वी ढाल हो गया। क्लियर? तो मानसूनी पौधे कहां टकराएंगी? जो पौधे समुद्र से आ रही हैं वो कहां टकराएंगी? पश्चिमी ढाल पे, और पल उठेंगी तो वर्षा ज्यादा कहां होगी? पश्चिमी ढाल पे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? और इसलिए तो यहाँ पश्चिमी ढाल पे स्लोप भी ज्यादा है, स्टीप है, ढाल ज्यादा तीव्र भी है, और वर्षा भी यहाँ ज्यादा हो रही है, इसलिए लैंडस्लाइड मोस्टली कहां होता है? पश्चिमी ढाल पे। क्लियर? तो लिखिएगा पश्चिमी घाट पश्चिमी ढाल पर भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि पश्चिमी ढाल काफी तीव्र है, तथा पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, चेंज करके लिखिएगा पश्चिमी घाट क्षेत्र में भूस्खलन के लिए हिमालय की तुलना में मानवीय कारक अधिक उत्तरदायी है, जिनमें वनों का विनाश, भवन, सड़क, रेलमार्ग का निर्माण, आदि सम्मिलित हैं। इसमें लिखेगा हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट क्षेत्र में भूमि उपयोग प्रतिरूप में अधिक परिवर्तन किया गया है। कोंकण रेलमार्ग के निर्माण के पश्चात पश्चिमी घाट क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। देखिए कोंकण रेलमार्ग का नाम शायद आपने सुना हो, ये बिल्कुल वेस्टर्न घाट के सारे इसको काट करके बनाया गया है ना, तो इसलिए अब इसके कारण जो भूस्खलन की घटना है वो इस क्षेत्र में बढ़ गई है। ठीक, अब जो लैंडस्लाइड का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए कितना परसेंट कहाँ होता है, तो यहाँ पे क्लियर सभी को। अब लिखेगा जो भूस्खलन है हिमालय क्षेत्र, इधर लिख लीजिएगा क्षेत्र, इधर लिखिएगा भूस्खलन का प्रतिशत, फर्स्ट पश्चिमी हिमालय 66.5%, सेकंड पूर्वी हिमालय तथा पूर्वांचल की पहाड़ियां 18.8%, थर्ड पश्चिमी घाट 14.7%, ठीक है। अब देखिए
भारत में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड कहाँ होता है? पश्चिमी हिमालय में। कौन दो स्टेट के अगर नाम आपसे पूछा जाए कौन सा स्टेट में ज़्यादा होता है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। वहाँ सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं वहीं पर होती है। पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट आ जाएगा और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में वो जो पटकाई, नागा, लुसाई आदि पहाड़ियाँ आती हैं वो है, वहाँ पर 18.8 यानी 2/3 लैंडस्लाइड इंडिया में टोटल जो लैंडस्लाइड होता है उसका 2/3 2/3 कहाँ हो रहा है? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है। ठीक, तो ये आपका इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर पूर्वी में ज़्यादा होता है, लेकिन पूर्वी हिमालय का एक बड़ा भाग कहाँ जाता है? नेपाल में चला जाता है। नेपाल में चला जाता है ना। अगर यहाँ पर नेपाल नहीं होता तो फिर ऑब्वियस है ये पार्ट अगर इंडिया में होता तो यहाँ पर लैंडस्लाइड ऑब्वियस है कि वैसे में इस एरिया का परसेंट क्या होता बढ़ जाता। क्लियर? तो ये आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब तक जो हमने डिस्कस किया इससे रिलेटेड कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए। वही है, पूर्वांचल और हिमालय दोनों सेम है, क्योंकि पूर्वांचल की पहाड़ियां क्या है? हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय यहाँ से इधर ऐसे मुड़ता है और पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में यह पटकाई पहाड़ी, फिर नागा पहाड़ी, फिर मणिपुर पहाड़ी, फिर मिजो या लुसाई पहाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर फिर बरेली श्रेणी है, यहाँ पर ये सभी जो है पूर्वांचल की पहाड़ी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनको हिमालय का ही विस्तार माना जाता है। बस एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्नोफॉल वाला पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियां यहाँ स्नोफॉल नहीं होता। पूर्वी हिमालय में होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी हिमालय में तो होगा, लेकिन पूर्वांचल की पहाड़ियों में स्नोफॉल नहीं होता। क्लियर? तो ये आपका ये अलग पॉइंट हो जाएगा। अदरवाइज दोनों में जो है वो कॉमन है। ठीक, और कोई डाउट किसी का, और कोई क्वेश्चन? तो पूर्वांचल की पहाड़ी वाला अगर आपसे पूछा जाए तो हिमालय वाले पॉइंट्स है ना, वो सारे पॉइंट्स आप वहाँ पर लिख सकते हैं। स्नोफॉल हटा देना, क्योंकि पूर्वांचल की पहाड़ी में स्नोफॉल नहीं होता। पूर्वी हिमालय में होता है, लेकिन पूर्वांचल की पहाड़ी में नहीं होता। क्लियर? और कोई डाउट किसी का, और कोई क्वेश्चन? तो देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भूस्खलन का प्रभाव है, भूस्खलन के क्या प्रभाव होते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑब्वियस है, कोई भी डिजास्टर अगर आएगा तो उसके कारण क्या होगा? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, धन जन की हानि होगी। क्लियर? देखो जैसे सुनामी आती है या चक्रवात आता है, भूकंप आते हैं, तो उसके कारण कोई एक भूकंप या एक सुनामी कई लोगों को किल कर सकता है, लेकिन कोई एक भूस्खलन जो है वो हजारों या लाखों लोगों को किल नहीं कर सकता। क्लियर? लेकिन अगर संख्या को ले लिया जाएगा तब क्या होगा? अगर ये जो भूस्खलन इस क्षेत्र में होते हैं, किसी एक भूस्खलन के कारण हजारों लोगों की मृत्यु नहीं होती या लाखों लोगों की मृत्यु नहीं होती, लेकिन भूस्खलन की घटनाएं जो सैकड़ों बार होती हैं, इसके कारण क्या होगा? मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? और तो इसके कारण ऑब्वियस है कि जो धन जन है इसकी क्षति होती है। इसके अलावा जो भूस्खलन जब होता है तो उसके कारण एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई नदी प्रवाहित हो रही है और नदी के मार्ग में लैंडस्लाइड करके आ गया, नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, पहाड़ टूट करके नदी में गिर गया, अब क्या होगा? बता चुका हूँ, पीछे जल जमा होता चला जाएगा और उसके कारण फिर भूस्खलन, बांध के कारण क्या होगा? पीछे प्राकृतिक झील निर्मित हो जाएगा और जब बांध टूटेगी तो बांध के टूटने पर क्या होगा? विनाशकारी बाढ़। इसी तरह का बहुत ही विनाशकारी बाढ़ आई थी 2005 में हिमाचल प्रदेश में। पारीचू नदी जिसके बारे में आपको बता रहा था कि बार बार उसका मार्ग जो है अवरुद्ध होता रहता है इन भूस्खलन के कारण, तो उसमें काफी भयानक बाढ़ जो है वो आई थी हिमाचल प्रदेश में। भूस्खलन के कारण और क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, फ्लोरा फौना होंगे, उनमें से अधिकांश की क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। यानी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी के अलावा लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, धन जन की क्षति के अलावा जो वनस्पतियों को नुकसान, जीव जंतुओं को भी नुकसान होगा। कृषि भूमि को नुकसान होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि भूस्खलन होगा तो उसके बाद वहां चट्टान बाहर आ जाएगी, कृषि भूमि जो है वो नष्ट हो जाएगी। क्लियर? और एक और ध्यान रखना कि भूस्खलन मोस्टली कहाँ होता है? परिवहन और संचार मार्ग के सहारे, रोड और रेल लाइन के। तो इसके कारण क्या होगा? रोड और रेल लाइन डैमेज हो जाएगा, उनको नुकसान पहुंचेगा। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर सड़क और परिवहन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग को नुकसान पहुंच गया तो वैसी स्थिति में आवागमन क्या होगा? बाधित हो जाता है। और इसके कारण जो रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क है, खोज, राहत और बचाव के जो कार्य हैं, वो कार्य जो है वो बाधित हो जाते हैं और इसके कारण जो नुकसान है, धन जन का जो नुकसान है वो बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना कि इसमें डायरेक्ट इंपैक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है? तो मेनली ये नुकसान होते हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा नुकसान के पॉइंट नहीं है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लैंडस्लाइड है इसके मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए, भूस्खलन आपदा के प्रबंधन के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, एनडीएमए के क्या गाइडलाइंस हैं। अब इसका रेफरेंस मटेरियल अगर आपको पूछिएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं एक ही सजेस्ट करूंगा, वो है एनडीएमए का वेबसाइट। एनडीएमए का जो वेबसाइट है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनआईडीएम का भी वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। एनडीएमए ने हर डिजास्टर के मैनेजमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस बताया है। इस डिजास्टर के मैनेजमेंट के लिए, इसके प्रबंधन के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए ये उपाय जो है वो किए जाने चाहिए। अब एक एक डिजास्टर का मैनेजमेंट 200 से 250 से 300 पेज में दिया गया है। तो सारा डिजास्टर अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1500 पेजेस से ज्यादा। उतनी तो हिम्मत नहीं होगी, उतनी तो हिम्मत नहीं होगी, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ता है। हमें तो क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन, बाकी जो मार्केट में लोगों ने, मार्केट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट को, थ्योरेटिकल पार्ट को लोगों ने फोकस किया है और यूपीएससी सारा क्वेश्चन पूछ रही है अप्लाइड वाले पार्ट से। एक्जैक्टली लाइन उठा के रख दे रही है। एनडीएमए ने लाइन लिखा है, उसी को वहां पर उठा करके क्वेश्चन में रख दिया जा रहा है। तो आपके लिए बेस्ट गाइड तो वही है, लेकिन आप नहीं पढ़ पाएंगे तब भी कोई बात नहीं। आपकी क्लास नोट्स में उसका सारा का सारा जिस्ट जो होगा, सारा का सारा समरी जो होगा वो आपकी क्लास नोट्स में होगा, सारा का सारा। क्योंकि आप भले नहीं पढ़ेंगे, हमें तो पढ़ना ही पड़ता है। हम तो मार्केट का छुटका पढ़ करके नहीं पढ़ा सकते ना। आप देखिए, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो मार्केट में जो बुक्स वगैरह है उसमें थ्योरेटिकल चीजों को ज्यादा भर दिया है। पता नहीं लोगों को क्यों, लोग आलसी हैं। इसका मतलब मटेरियल अवेलेबल है, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, फिर वहां से लेकर क्यों नहीं लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं बुक में ऑलरेडी कम पेज में मिल जाता है, उसी ऊपर लैंग्वेज चेंज करके लिख के मार्केट में डाल देते हैं। यूपीएससी वहां से पूछ ही नहीं रही है। यूपीएससी तो पूछ रही है एनडीएमए के गाइडलाइंस का जो वेबसाइट पे दिया गया है, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब तक जो डिस्कस किया इससे रिलेटेड कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन? चाइना में, हाँ, चाइना इतना ज्यादा डेवलप कहाँ हो गया? चाइना डेवलपिंग कंट्री, चाइना को डेवलप कंट्री थोड़ी है अभी। ठीक है? इंडिया का कंपेयर, चाइना डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग है? तो फिर डेवलपिंग कंट्री, तो इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली चाइना डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं है। ठीक है? चलिए, तो कल हम लोग और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप साथ के साथ रीडिंग देते चले, कंप्लीट हो जाएगा एक सप्ताह में, आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा अगर साथ के साथ करते चलेंगे तो। और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे तो और अच्छा है। क्वेश्चन सोल्व करते चलिए, प्रीवियस ईयर से जितने क्वेश्चन आए हैं अब तक मुझे लगता है 30-40 क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। लिख डालिए उसको, कुछ मैं नोट भी करूंगा।
कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे।